प्रोफेसर टी.एस. बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी के जो डेफिनेशन क्लोज है स्टार्ट कर रखा है उसका सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 2 सामान्य स्पष्टीकरण जो हेडिंग है और सेक्शन 6 से लेके 52A तक डिफाइन किया गया है। उसमें सेक्शन 6 अपने बैरेक्ट या फिर आपकी जो बुक है वो खोल के तैयार रखो और उसको साथ साथ रीड करते जाओ और नोटबुक अपनी साथ रखो। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे उसको अंडरलाइन करो, नोट करो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है कि संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। कि इस संहिता में सेक्शन 6 ये कहता है इसमें कोई डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को या परिभाषा को अपवाद के अधीन, अगला जो चैप्टर हमारा है अपवाद के अधीन जो सेक्शन दिए गए हैं उनके अधीन क्या है समझा जाएगा। कैसे कि ये कहता है कि 6 में कि कोई भी व्यक्ति है, इसमें देखो लैंग्वेज ये देखे, इस संहिता में सर्वत्र सभी जगह अपराध की हर परिभाषा, हर दंड और हर ऐसी उपबंध, हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध दृष्टांत साधारण अपवाद और शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। चाहे उन अपवादों को ऐसे परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो, रिपीट न किया गया हो, तो क्या है इसी के अध्ययन समझा जाएगा। जैसे हम सेक्शन 82 की बात करते हैं। 82 में ये डिफाइन किया गया है कि 7 वर्ष से कम वर्ष का कोई बच्चा है, अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है तो आईपीसी में उसे दंडित नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा? जब ये आईपीसी 1860 में बनी थी तब तो क्या है उस समय 7 वर्ष का बच्चा है वो किसी तरह की कोई बात नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो 7 वर्ष का बच्चा आज आईटी एक्ट के तहत, यानी जैसे मोबाइल है तो मोबाइल से ऐसे ऑफेंस कर सकता है जो कि एक वयस्क पुरुष करने की सोच भी नहीं सकता। इसका सेकंड एग्जांपल ये देता है कि यह मैं को गिरफ्तार करने जाता है तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति अपने ड्यूटी कर रहा है या अपने कर्तव्य का पालन में किसी को अगर गिरफ्तार करता है तो उसको क्या है दोष प्रतिरोध का के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 6 क्या है डिफाइन करता है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, कि एक बार हमने कोई शब्द है वो एक्सप्लेन कर दिया है, वो पूरी आईपीसी में उसका अर्थ वही लिया जाएगा। सेक्शन 8 क्या है जेंडर की बात करता है। जेंडर किसको कहोगे कि नर और नारी के स्त्री और पुरुष जो है वो क्या है किसी भी उम्र की आयु का, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्या उसको हम क्या है जेंडर कहेंगे। सेक्शन 9 क्या करता है कि नंबर की बात करता है। नंबर में क्या कह रहा है कि जब तक की संदर्भ में याद से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। फिर हमारा सेक्शन 10 आता है। 10 कहता है मैन और वोमेन कौन होगी। मैन और वोमेन का मतलब किसी भी उम्र की महिला या किसी भी पुरुष उम्र का जो पुरुष है वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन किसको कहोगे या व्यक्ति किसको कहोगे।
व्यक्ति को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और एलएलबी के हिसाब से इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। फिर इसमें क्या आता है, ये बात देखने लायक है कि इसमें हम पर्सन में कंपनी, संगम, निकाय, 3 एलिमेंट्स मुख्य हैं, कंपनी, संगम और निकाय। चाहे तो वो निगमित हो या निगमित नहीं हो, क्या है, व्यक्ति शब्द में शामिल माना जाएगा। और सेक्शन 8 में हमने जो लिंग पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है, स्त्री और पुरुष, वह भी क्या है, व्यक्ति शब्द में शामिल माना जाएगा। अब कहता है क्या मूर्ति को व्यक्ति माना जाएगा, तो हाँ, मूर्ति है वो एक व्यक्ति माना जाता है। जैसे हम टीपी एक्ट में पढ़ते हैं, अजन्मे बच्चे को भी एक क्या है, व्यक्ति शब्द में शामिल माना जाएगा, चाहे तो वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, उसको हम क्या व्यक्ति शब्द में शामिल मानते हैं। फिर इसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन, ये जो सेक्शन नंबर 13 है, रिपील्ड हो गया है। 14 आता सरकार का सेवक। सरकार का सेवक या इसको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या कहो, किसको कहोगे? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट वह होता है जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और सरकार के कर्तव्य के पालन में कोई कार्य करता है, तो उसको क्या है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। फिर इसको अगर हम सेक्शन 21 के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पब्लिक सर्वेंट बताया गया है, पब्लिक सर्वेंट बताया गया है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, वहां बताया कि जो 12 खंड दिए गए हैं उसमें जो लास्ट खंड है, 12 नंबर खंड क्या है कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी रिकॉग्नाइज संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपॉइंट किया जाता है और अपने कर्तव्य पालन के बदले में सरकार से क्या वेतन प्राप्त करता है, उसको हम क्या है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। उसमें न्यायाधीश भी आते हैं, पर ये जो नौसेना के अधिकारी आते हैं, ऑफिसर आते हैं, सब आते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, जो कि सीपीसी में भी दिया गया है, यानी तो ये क्या होगा कि पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर क्या होगा, जब कोई व्यक्ति अगर सिविल मैटर देख रहा है, जब वो सिविल मैटर देख रहा है तब तो क्या वो पब्लिक ऑफिसर है, और तब वो क्रिमिनल मैटर देख रहा है तब वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पब्लिक ऑफिसर है तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्रश्न आता है कि क्या विधानसभा का सदस्य लोक सेवक है? सेक्शन 21 में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या विधानसभा का सदस्य लोक सेवक माना जाएगा? तो इस एक में एक केस आया था, उसमें कहा था विधानसभा का सदस्य चाहे तो वह क्या है, विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले रहा हो या उसने किसी को फैसले को डिसाइड किया है, चाहे तो अवमानना से संबंधित फैसला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको लोक सेवक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आर.एस. नाइक बनाम ए.आर. अंतुले का जो मामला आया था कि ए.आर. 1984 में ये डिफाइन कर दिया गया था कि विधानसभा का सदस्य लोक सेवक नहीं माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्या मुख्यमंत्री को लोक सेवक माना गया है? तो हाँ, मुख्यमंत्री को लोक सेवक माना गया है। क्यों? क्योंकि वो राजकोष से वेतन प्राप्त करता है, इसलिए उसको क्या है, लोक सेवक की श्रेणी में माना गया है। तो इसमें भी एक केस डिसाइड हुआ था कि एम करुणानिधि बनाम भारत संघ AIR 1979 SC 598 में डिफाइन किया गया था कि मुख्यमंत्री को लोक सेवक की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यह बनता है, क्या नगरपालिका पार्षद को लोक सेवक माना जाएगा? तो इसमें कहा है कि नगर पार्षद है उसको लोक सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कौन सा केस डिसाइड हुआ था? इसमें रमेश बाल कृष्ण कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य में क्या है, ये डिफाइन किया गया था
कि नगर पालिका पार्षद को लोक सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद हमारे क्या है सेक्शन अगला आता है ये 17, 16 और 15 हमारे क्या रिपील्ड हो चुके हैं। 17 में था सरकार किसको कहोगे, यानी गवर्नमेंट किसको कहोगे। तो गवर्नमेंट का मतलब है चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको हम क्या है सरकार या गवर्नमेंट कहेंगे। इसके बाद हमारा भारत आता है। भारत का मतलब है कि होल ऑफ इंडिया, भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र क्या है भारत माना जाएगा। पहले एक्सेप्ट J&K माना गया था, उसको एक्सेप्ट करते थे, अब वो इंक्लूड कर दिया गया इसलिए कि संपूर्ण भारत क्षेत्र क्या है भारत माना जाएगा। फिर हमारा न्यायाधीश आता है। जज किसको, जज में क्या है, जज वह व्यक्ति जो विधिक कार्यवाही में चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, उसमें अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, उस व्यक्ति को क्या है जज माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि चाहे तो सिविल हो या दंडिक हो, जो दंड है देने के लिए अंतिम रूप से डिसाइड कर सके और उसको अपील न की जा सके, अन्य अधिकारी के द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, तो उसको हम क्या है जज की श्रेणी में रखेंगे या न्यायाधीश की श्रेणी में रखेंगे। फिर हमारा अगला सेक्शन आता है 2020 होता है कि कोर्ट किसको कहोगे। कोर्ट किसको कहोगे, कोर्ट से मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया को क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया को पब्लिश किया है और वहां न्यायिक कार्य होता है, उसको हम क्या है कोर्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ये 20 सेक्शन समझे हैं, और ये सेशन आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।